रेडी। नर्मदे हर अपने इस अभियान में मैं आज बैठा हूं प्रमोद वारचे जी के साथ। एक वरिष्ठ समाज सेवी है, माँ रेवा न्यास खरगोन के संरक्षक हैं, ट्रस्टी हैं और अभिरुचि पत्रिका के संपादक हैं। बदलते हुए इस दौर में जो विचार हैं आदरणीय प्रमोद जी के, वो हम जानेंगे और पिछले इतने वर्षों की सेवा में जो परिवर्तन आया है, जो शुरुआत किया था तब से अभी तक, इस परिवर्तन को भी हम जानेंगे प्रमोद जी की जवानी। तो पिछले कई वर्षों का समाज सेवा का जो आपका सफ़र है, माँ रेवा न्यास में संरक्षक का पद, अभिरुचि जैसी पत्रिका में संपादक का पद और ढेर सारे काम जो आप करते चले आ रहे हैं, थोड़ा हम शुरुआत हमारे इस चैनल के लिए यहाँ से करें। नर्मदे हर समाज सेवा करना एक कांटों का ताज पहनने के समान होता है। समाज में जब हम समाज सेवा करते हैं तो हमारे किए गए कार्यों की आलोचना ज़्यादा होती है, किए गए कार्यों की तारीफ़ कम होती है। मैंने शुरू से ही अनुभव किया है कि समाज में जब हम छोटे छोटे उत्सव करने के लिए, चंदा लेने के लिए जाते थे तो समाज के लोग 11 रुपये चंदा देने के लिए आनाकानी करते थे। उस समय की बात कर रहा हूँ, मैं 80 से समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। और तब हम समाज में चंदा लेने के लिए जाते थे तो वहाँ पर जवाब दिया जाता था कि अभी तो तनख्वाह नहीं मिली, अब बाद में आना। 11 रुपये भी चंदा देना बहुत परेशानी का काम होता था। आज के संदर्भ में जब हम समाज सेवा के लिए निकलते हैं तो बहुत सक्रियता आई है समाज के अंदर, और इस सक्रियता का श्रेय जो है हम सब लोग समाज सेवी जो युवा हमारे हैं उनको देते हैं। उन्होंने समाज के अंदर जागृति लाई है। और आज हम जब भी कोई आह्वान करते हैं तो दान व्हाट्सएप के माध्यम से, जो आज कल नई जो है पद्धति हमारे मोबाइल और सेवाएं जो चालू हुई है उनके माध्यम से हम एकत्र कर लेते हैं। तो आजकल राशि के लिए कोई जो है संघर्ष नहीं करना पड़ता। हम लोगों ने न्यास का गठन भी इसी उद्देश्य को लेकर किया था कि जब भी हम कोई कार्यक्रम करना रहता है तो उसके लिए हमें राशि एकत्र करना होती है और उसके लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन समाज के सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों को लेकर हमने न्यास का गठन किया है। और ये इसी उद्देश्य को लेकर कि इसकी जो भी आय होगी उससे समाज से कोई हमें राशि एकत्र न करना पड़े और उसकी आय से समाज के सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्य होते रहें। बात जब चंदे से शुरुआत हुई है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि समाज जब चंदा देता है तो क्या समाज के सामने पारदर्शिता के साथ हमको उस चंदे का ब्यौरा प्रकट करना भी आवश्यक है, या केवल चंदे का उपयोग ही किया जाए? ये बहुत बड़ी समस्या है। समाज का विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात है। समाज में आज कई संगठन ऐसे हैं जो चंदा एकत्र करके बहुत सारे सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन पारदर्शिता दृष्टिगोचर नहीं होती। पारदर्शिता अति आवश्यक है। समाज का जो पैसा हमने इकट्ठा किया है उसका सही सदुपयोग हुआ है या नहीं हुआ है। मैं तो ये इस विषय में यह कहना चाहूँगा कि महासभा ही इस सारे कार्यों को अपने हाथ में लें और उसके माध्यम से ही सारे जो संगठन काम कर रहे हैं, चाहे वो नारंगी बेटी विवाह ग्रुप हो, चाहे वो चिकित्सा में सहायता देने वाले समूह हो, व्हाट्सएप के माध्यम से चंदा एकत्र तो कर लेते हैं, लेकिन उसका जो हिसाब किताब लेखा जोखा देते हैं उस पर कई लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो कुल मिला के पारदर्शिता की बात जब होती है तो हम महासभा को साथ ले आते हैं। महासभा के संविधान में क्या अभी तक ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि जितनी भी संस्थाएं हैं वो उनको पारदर्शिता के साथ अपना कोष और अपनी सारी चीज़ों का ब्यौरा दें? महासभा के संविधान में इन सब का उल्लेख तो है, लेकिन उसका पालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। संविधान का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे। अगली जो भी महासभा बने वो इकाइयों के ऊपर, और हमारी जो भी ट्रस्ट हैं, हमारी जो भी संस्थाएं हैं और जो भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं चंदा एकत्र करके या अन्य साधनों से, उन सब पर नज़र रखें और उनका हिसाब का लेखा जोखा लें। चुनावी दौर है, बदलता समय है,
आपने कहा युवा आगे आ रहा है, पर बहुत सारे लोगों का ऐसा मत है कि युवा जिस ऊर्जा के साथ पहले आगे आता था अभी नहीं आ पा रहा है। तो यू- क्या कारण है कि युवा समाज से दूर हो रहा है, समाज के कार्यों में इंटरेस्ट नहीं है? एक तो युवाओं के पास समय की बहुत कमी है। आजकल जो भी युवा रोज़गार कर रहा है, जहाँ भी अपने जॉब में लगा है, वहाँ इतनी व्यस्तता है कि उसके पास समय नहीं है। तो युवा को सक्रिय करने के लिए ये करना होगा कि युवाओं में जो है अपने इन माध्यमों से, मोबाइल के माध्यम से या अन्य माध्यमों से युवा को जोड़कर, और जैसे आजकल जो है मीटिंग हो रही है, इस तरह की मीटिंगों का आयोजन करना होगा जिससे युवा जुड़ जाए और युवा अपनी विचारधारा को उस पर रख सके। अभिरुचि में आप लगातार वैवाहिक जानकारियां भी देते हैं, तो अभिरुचि से अभी तक कितने विवाहों का आपने बायोडाटा दिया होगा और लगभग कितनी सफलता मिली होगी? क्योंकि अभी भी बहुत सारे बालक ऐसे हैं हमारी समाज में जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहां तक पहुंचने का अभिरुचि ने कोई प्लान किया हुआ है? समाज में सर्वप्रथम अभिरुचि ने ही विवाह योग्य युवक युवतियों के बायोडाटा दिए जाने का कार्य प्रारंभ किया था और उसके माध्यम से लगभग 1400 लोगों के विवाह संपन्न भी हुए हैं। और आज भी अभिरुचि को बहुत प्राथमिकता से हमारे पास 1400 बायोडाटा दिए हैं या 1400 रिश्ते तय हुए, 1400 लोगों के रिश्ते तय हुए हैं। अच्छा, और ये आज एक भी हमारे पास, हाँ, ये एक ऑथेंटिक फिगर है जो आप समाज को दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1400 लोगों का रिश्ते तय करना अभिरुचि का एक नया आयाम है और इसके लिए मैं अभिरुचि के सभी संपादकों को, डॉक्टर उपाध्याय साहब, केशरे साहब और वारचे साहब को बधाई देता हूं कि इतना शानदार और पुनीत कार्य इन्होंने अभिरुचि के माध्यम से किया। इस दौर में जो समय बदल रहा है, हम कैसा महासभा अध्यक्ष चाहते हैं? महासभा का अध्यक्ष चुना जाना एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन मेरे विचार से महासभा का अध्यक्ष बनाया जाना निर्विरोध चुनाव से ही होना चाहिए। उसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध होने पर क्या होता है, गुटबाजी को जन्म मिलता है और अलग अलग गुट बन जाते हैं समाज में। निर्विरोध और जिससे समाज में सक्रियता से कार्य किया है और जो वरिष्ठ है, जिसको समाज के कार्यों का अनुभव है और जिसकी बातें समाज सुन सकता है, जिस पर विश्वास कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चीन की पॉलिसी अडॉप्ट करने की बात करते हैं। श्री राजेश डोंगरे जी के पहले यही प्रक्रिया अपनाई जाती थी। राजेश डोंगरे जी एक पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज के चुनाव में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनाव को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। उसके आगे फिर सुभाष जी ने उस कार्य को आगे बढ़ाया। पर अगर आप अभी मत देते हैं कि चुनाव न हो, निर्विरोध हो, तो दो गुटबाजी कैसे होगी? क्योंकि जब तक चुनाव नहीं होंगे एक निष्पक्षता कैसे दिखेगी? फिर तो बात वही हुई, बंद कमरे में आप किसी को बना दें। एक्चुअली क्या होता है, लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव में एक थोड़ा उसका ये रहता है कि जो प्रचार में आगे निकल जाता है या जो अपने लोगों को ज़्यादा इकट्ठा करके चुनाव में भाग दिलवा देता है, वो व्यक्ति जो है अध्यक्ष बन जाता है। ऐसे में हर एक की भागीदारी नहीं हो पाती। आज इकाई से जो है, इकाई 200 लोगों के मेंबरशिप पर इकाई का गठन होता है और उसमें से केवल 4 या 5 लोगों को मत देने का अधिकार होता है। वो पूरे इकाई की जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। कम से कम 5% लोगों को तो मतदान का अधिकार दिया जाए, तब जो है निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे। और ऐसे में जो है गुटबाजी इसलिए होती है कि जो जीत जाता है और जो हार जाता है वो फिर अपने निराश हो जाता है और वो जो है जीते हुए प्रतिनिधि के अगेंस्ट चला जाता है। इकाई चुनाव की जब चर्चा हुई, चुनाव की बात हो रही है, तो इकाइयों के चुनाव में कैसा रोल मॉडल होना चाहिए? इकाई का गठन जो होता है उस क्षेत्र विशेष के सदस्यों को लेकर गठन होता है और उस क्षेत्र में रहने वाले समाज जन जो है, किसी पर्व विशेष पर जब पूरा समाज एकत्र होता है तो अपने अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाए। नहीं तो वो सर्वसम्मति वाला हो या बैलेट पेपर वाला हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि साहब मैं बुरा ना बनूं इसलिए मैं सर्वसम्मति में हाँ बोल दूं, पर जब बैलेट पेपर हो तो वो हो सकता है कि उसको किसी और को बनाने की इच्छा हो। देखो, हरदा में अभी पिछले चुनाव हुए थे और वहाँ बिल्कुल बहुत स्पष्ट चुनाव हुए थे और बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे। यदि प्रतिनिधि एक से ज़्यादा होते हैं और चुनाव की स्थिति निर्मित होती है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराया जा सकता है। बहुत बढ़िया। संविधान आपने पढ़ा होगा, उस संविधान के ऊपर अगर आप कोई 2 शब्द कहना चाहें। संविधान में बहुत सारे संशोधन अभी और होना शेष है।
संविधान में बहुत सारी बातों का उल्लेख नहीं हुआ है। विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों तक निवास करने वाले लोगों तक अभी समाज और महासभा पहुंची नहीं है। उन लोगों का समावेश किया जाना बहुत अत्यावश्यक है और उनके लिए भी जो है कोई कार्यक्रम हमारे इस संविधान में बनाया जाना चाहिए। बढ़िया भाई साहब, आपने इतना भारी समय दिया आपके अभिरुचि के कार्य से फ्री होके, और ये मैसेज ज़रूर समाज के स्वजन सुनेंगे और विचार करेंगे। एक मंथन होगा कि वाकई संविधान में परिवर्तन के आसार हैं या संविधान पूर्ण रूपेण सत्य है। नर्मदे हर। नर्मदे हर।